मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। देश के कई इलाकों में सूखा पड़ा हुआ है तो कहीं भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, कहीं कहीं तो बाढ़ आई है। अब ऐसे हालातों को देखते हुए उचित जल प्रबंधन की जरूरत महसूस की जाती है। देश में नदियों को जोड़ने की बात भी इसी के समाधान के लिए कही जाती रही है। आखिर किस तरह का हमारा जल प्रबंधन रहना चाहिए, कहां चूक हो रही है हमसे, इस पर आज हमारी चर्चा रहेगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश रहेगी कि जल प्रबंधन किस तरीके का होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि लगातार बारिश हो रही है कई जगह पर और आप देख भी रहे होंगे तस्वीरें, सड़कें जलमग्न हैं, कहीं कहीं भूस्खलन हो रहा है और कहीं पर आपदा की वजह से, बाढ़ की वजह से लोगों को जान तक गंवानी पड़ जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि कहीं पर तो सूखा है लेकिन कहीं पर पानी ही पानी, चारों तरफ पानी से लबालब सड़कें नजर आ रही हैं, घर जलमग्न हो चुके हैं, कई जगह पर घर पानी की वजह से धराशायी हो चुके हैं और लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है इस पर मंथन करना कि इस जल प्रलय से बचने के लिए, लोगों को इससे बचाने के लिए आखिर क्या जल प्रबंधन होना चाहिए, कहां पर हमसे चूक हो रही है, कहां पर कमी रह गई है प्रबंधन में, जिसकी वजह से हमें और लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नुकसान तो होता ही है लेकिन लोगों के जीवन पर भी इससे संकट है। तो देखिए, देश में जल प्रबंधन की जरूरत है और ऐसे में प्रबंधन पर आज चर्चा रहेगी और जानने की एक्सपर्ट से कोशिश रहेगी कि प्रबंधन किस तरीके का होना चाहिए और कहां हमसे चूक हो रही है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे करा दें, नीरज कोहली वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ कर्नल शशिकांत दलवी जल प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी सर बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। शुरुआत कर्नल शशिकांत दलवी जी आपसे मैं कर रही हूँ। हम देख रहे हैं कई जगह पर बाढ़ की वजह से लोगों की पूरी तरीके से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है, परेशानी तो हो रही है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि कब तक बेबसी हम लोग सहते रहेंगे। बस बेबसी के आंसू ही नजर आ रहे हैं लेकिन समाधान क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे में समाधान किस तरीके से इसका हो सकता है और प्रबंधन इसके लिए कैसा होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मुझे आपके नेटवर्क 10 पे मुझे मौका दे दिया जी, आप सब लोगों से संवाद प्रस्तावित करने के। जो आपने पॉइंट रेज किया है वो खाली हिंदुस्तान के लिए भी नहीं है। अपने यहाँ तो सालों साल बारिश आ रही है और दिन ब दिन हर साल बारिश की जो मात्रा है, मतलब है कि जो फ्लड आ रहे हैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है और ये क्यों हो रहा है ये देखना जरूरी है, तभी जाके हम उसके ऊपर प्रबंधन कर सकते हैं। अभी आप देखिए, इस साल अगर हम मई से देखेंगे, जनवरी में बाढ़ आई थी कई जगह पे। नॉर्थ ईस्ट में मई में बहुत भयंकर बाढ़ आई। उसके बाद जून जुलाई अगस्त में तो चल ही रहा है। अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा में बहुत भयंकर बाढ़ आई और हर साल हम यही, महाराष्ट्र में भी आई है, एमपी में आई है, गुजरात में आई है। और वजह क्या है? वजह यही है कि हम अपने पानी को रोक नहीं पाते। पानी आ जाता है। पहले क्या था, पॉपुलेशन हमारी कम थी। पिछले 75 साल हो गया आजादी को, तो इस 75 साल में देश की आबादी 110 करोड़ से बढ़ गई। अभी इन 110 करोड़ को भी पानी देना है तो कोई ना कोई तो प्रबंध ऐसा होना चाहिए ताकि ये जो बारिश का पानी नदियों में बहता जा रहा है तो वो किसी तरीके से, जहां बारिश कम होती है, जहां जिस एरिया में, ये है नहीं कि पूरे हिंदुस्तान भर में सारी जगह में बाढ़ आती है, नहीं आती है। उधर पानी की समस्या कई जगह पे बहुत गंभीर है। बिल्कुल। तो हमें ये देखना में जब बारिश होती है अपने पास जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक, उसमें अगर जो पानी मिलता है हमें, देखिए जितना पानी मिलता है हमें उसका, बारिश का जो पानी होता है उसका सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 8% ही हम बचा पाते हैं।
बाकी सब बह के नदियों के भर के अपना समुद्र में चला जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें इसके ऊपर ये ध्यान देना कि ये पानी किस तरह से किया जाए। अगर आपको याद है कि 1980s में पहली बार निकला कि रिवर लिंक्स करते थे, नदी एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि आपने जिस जगह पे पानी कम है तो जो जहाँ ज्यादा है वहां से वहां जा सकता है। ठीक है, तो ये किए गए जी। तो इसके साथ साथ हुआ, ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ। मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि उसमें समस्या क्या है जी। उसके बाद 2002 में जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे जी, तो उन्होंने भी एक नारा लगाया था कि फ्रीडम इंडिया, किससे हमें आजादी मिले, सालों साल जो सूखा आता है जी, बढ़ता जा रहा है, सालों साल जो बाढ़ आती है उससे जो नुकसान होता जाता है वो परमानेंटली बंद हो जाए। बहुत अच्छी सोच है, अभी भी मैं कहूंगा सोच अच्छी है, लेकिन काम ना और शशिकांत जी उन्होंने तो नदियों को जोड़ने की पहल भी की थी, इस दिशा में वो पहल भी कर रहे थे। तो ये 80 के बाद पहली बार ये पहल निकली जोर शोर के ऊपर, वो अटल बिहारी जी ने 2002 में की थी। बिल्कुल सही। अभी उसका क्या हो गया, जिस तरह से स्पीड में जाना चाहिए था वो कुछ हो नहीं पाया। तो उसके बाद 212 में सुप्रीम कोर्ट भी उसमें इंटरव्यून होगी, कुछ लोगों ने उसमें इंटरव्यून किया कि क्यों नहीं हो रहा है जी, ये समस्या लोग तरस रहे हैं। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दिया कि एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाइए, 5 साल 10 साल 15 साल, और उसके मुताबिक आप जो जोन, हमने क्या किया है देश ने, जोन किए तैयार, एक हिमाचल जोन जी, एक जो अपना हिंदुस्तान का पेनिनसुलर जोन जो नीचे वाला है जी, और बीच वाला जो जोन है वो जी। तो उनका यही कहना है कि आप जोन वाइज एक एक प्रोजेक्ट लेकर के आप उनको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, टाइम बाउंड कीजिए, ताकि हमें अड़चन भी समझ में आ जाएगी जी। बिल्कुल शशिकांत जी, बिल्कुल इस पर मैं आपसे आगे भी चर्चा करूंगी। जरा और भी हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। अब नीरज जी आपका रुख कर रही हूं मैं। आप जैसे कि शशिकांत जी को आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि प्रबंधन से पहले हमें कारण समझने की जरूरत है। जी दीपिका जी, देखा दीपिका, आज की डिबेट में आपने 2 विषय रखे हैं, एक तो जल प्रबंधन की बात हो रही है और दूसरी बाढ़ की बात हो रही है। देखें कि हमें इस तरीके से भी समझना पड़ेगा हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान में एक वो राज्य है जहां बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है जी, और एक वो राज्य है, हिमालयन राज्य हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल है, या और दूसरे हिमालयन स्टेट हैं जो बिल्कुल विशुद्ध पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहां से गंगा यमुना और दूसरी नदियां भी बहती हैं। और वहां पर आपने देखा होगा कि मानसून के सीजन में हमेशा जो आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये साल दर साल हम देखते आ रहे हैं, चला आ रहा है, हम अपने इंतजाम करते हैं, बहुत सारे दावे भी करती हैं सरकारें, लेकिन हर साल फिर कहीं ना कहीं हमें बहुत कठिनाई और बहुत दिक्कत आती है जी। तो एक इशू तो ये है, देखें प्राकृतिक आपदाओं को रोकने का तो हमारे पास कुछ ना हमारे पास कोई ऐसा अधिकार है, ना कोई कुछ हमारे पास कोई ऐसे साधन है या संसाधन है, लेकिन उनके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं और उनके प्रभाव से हम बच सकते हैं काफी हद तक। ये नई टेक्नोलॉजी में बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं, रडार आ गए हैं, और बहुत सारी जमीन पर बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं जिस पर काम करने की जरूरत है, जिसकी वजह से हम बच सकते हैं। हम मानसून आने से थोड़े दिन पहले ही सचेत होते हैं और थोड़े दिन पहले ही हम तैयारी करते हैं, लेकिन वो तैयारी हमारी हमेशा धरी की धरी रह जाती है। उसके बावजूद अभी देखा आपने उत्तराखंड में किस तरीके से हमारे देहरादून में जो है बहुत ज्यादा कई एरिया जो है इतने बुरी तरह से प्रभावित हुए, उसमें जान माल की हानि होगी, बड़ा नुकसान हो गया। सरकार और दूसरी एजेंसीज बड़ा रेस्क्यू कर रही है, उस पर काम भी चल रहा है, लेकिन जो नुकसान हो गया सो नुकसान हो गया। तो एक इशू तो ये है कि इस पर जिस तरीके से, जिस प्रभावशाली तरीके से काम होना चाहिए, जैसा हम दिखाते हैं उस तरीके से हम काम कर नहीं पा रहे।
इस वजह से साल दर साल हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरी बात जल प्रबंधन की, ये भी एक बड़ा देखेंगे कहेंगे कि एक तरफ देश में ऐसे राज्य हैं जहां पानी उनको मिलता ही नहीं है, हमारी खेती खलिहान है, और दूसरे लोग जो है किसान लोग बेचारे पानी से वंचित रह जाते हैं और उनकी खेती को और तमाम चीज़ों को नुकसान पहुंचता है पानी न मिलने की वजह से। और एक जगह पानी इतना बह रहा है कि उस पानी से जो है मानव जाति को ही बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, तो उस पानी को हम संभाल नहीं पा रहे। तो पानी के प्रबंधन की जो इशू है, ये बड़ा अहम इशू है, बड़ा अहम विषय है, जिसकी अभी चर्चा भी हो रही थी कि एक बार ये योजना शुरू हुई थी कि नदियों को लिंक किया जाए आपस में, नदियों को लिंक करके उनका पानी जो है डाइवर्ट किया जाए और उस पानी को मैनेज किया जाए। एक तो बात यह है, उस योजना पर भी वो योजना शुरू हुई और अच्छी योजना थी, लेकिन जिस तरीके से उस योजना पर काम होना चाहिए था उस तरीके से काम नहीं हो पाया। यही इस बात को दर्शाता है कि आज भी कई राज्यों में जो है बहुत सूखा पड़ रहा है, बहुत दिक्कत है और कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अगर ये योजना जमीन पर उस तरीके से प्रभावशाली तरीके से उतरती, इस पर अच्छा काम होता, तो मुझे लग रहा है ये सब चीजें देखने को ना मिलती। तो जल प्रबंधन पे भी काम होना है, और जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नई साइंस है हमारी, जो हिमालयन राज्यों के लिए जो बहुत मतलब जो खतरे की घंटी जहां हर समय बजती रहती है, मतलब ये तो मानसून का सीजन है, 12 महीने में खतरे की घंटी बजती रहती है कब क्या हो जाए, और रडार जैसे सिस्टम है और दूसरे जो मतलब जो मानसून से पहले जो है हमें हमारे को खतरे की घंटी के रूप में हमारे को अलर्ट कर दें, बता दें हमें कि भाई ये चीजें मैनेज कर लो हमें, तो उन चीजों पर भी काम करने की जरूरत है। तो ये, और उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है इनको रोकने का, इनके प्रभाव से बचने का, इनके प्रभाव को कम करने का। जो हमारे पास सिस्टम है उसको और कारगर बनाना पड़ेगा, उसको मजबूत बनाना पड़ेगा। और जल प्रबंधन बहुत अहम विषय है, उस पानी का हम कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से उपयोग कर सके। एक तरफ तो हमें उसका उपयोग करना है उस पानी का, और दूसरी तरफ उस पानी से हमें लोगों को बचाना भी है। बिल्कुल। और हमारे साथ मनीष पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सर नेटवर्क 10 पर। अब मनीष जी देखिए, प्रबंधन की बात हो रही है और यहाँ पर प्रबंधन में कहीं ना कहीं कोई तो कमी रह रही है, जिसकी वजह से लोगों को भी दिक्कत होती है और हम जल प्रलय को हम देख रहे हैं। ऐसे में इसके भरोसे तो हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं कि बरसाती सीजन है, आया और चला जाएगा, फिर बाकी बाद में सब ठीक हो जाएगा। हमें इसके लिए बेहतर प्रबंधन बनाने की जरूरत है। नमस्कार। देखिए, मैं बिहार से हूँ जी। और बिहार में इसका प्रकोप जो है वो सबसे ज्यादा है। आप अगर उठा के देख लें तो हर वर्ष यहाँ पर बाढ़ के कारण जो है वह करोड़ों अरबों का नुकसान तो होता ही है, साथ साथ मतलब कि यहाँ पर एक आबादी उत्तर भारत में ऐसी है जो बाढ़ की विभीषिका झेलती है, तो वहीं दक्षिण जो बिहार है उसकी आबादी है, वहां पे सुखाड़ है। अभी जो स्थिति हमारे बिहार की है वो ऐसी है कि जहां एक और बाढ़ है उत्तर बिहार में, तो दक्षिण बिहार में आप देखेंगे तो वहां पर सुखाड़ है। पूरी तरीके से वर्षा हुआ नहीं है, धान की बुआई नहीं हो पाई है और बिल्कुल सुखाड़ की स्थिति बनी पड़ी है। सरकार उसके लिए चिंता कर रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति है। देखिए, भौगोलिक कारणों से जो है यह बहुत बड़ी समस्या आती है। नेपाल से जो पानी हमारे यहाँ आता है गंडक के माध्यम से, तो बिहार में सूखा होता है, लोग पानी के लिए, वर्षा के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन नेपाल में बारिश होती है और यहाँ पर जो है जलमग्न हो जाता है एक बड़ा इलाका। और हर वर्ष जो है तटबंध टूटते हैं, चूंकि वह ऊंचाई से पानी आता है, उसकी स्पीड इतनी अधिक होती है कि उसको रोक पाना जो है वह संभव नहीं हो पाता। इसके लिए जो राष्ट्रीय नीति की इससे जरूरत नहीं है। नहीं, वो तो नीरज जी भी कह रहे हैं ना मनीष जी। नीरज जी को आपने शायद बेहतर तरीके से सुना होगा। वो ये कह रहे हैं कि अगर प्राकृतिक आपदा है तो उससे हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन बेहतर प्रबंधन के जरिए इससे कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। वो इस बात को कह रहे हैं, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी को हमें लाना होगा और इसके लिए बेहतर प्रबंधन बनाना होगा, पहले से सचेत करना होगा और इंतजाम पहले से करने होंगे। आप बिहार की बात करें, ठीक है, मान लिया, मध्य प्रदेश को भी याद कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश को भी आप देख लीजिए, उत्तराखंड को भी आप देख लीजिए। नहीं, बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूँ कि हर राज्यों का कुछ न कुछ भौगोलिक परिवेश ऐसा है जिसके वजह से काफी नुकसान इसका होता है। बाढ़ के कारण, बारिश के कारण, मौसम भी, यहाँ मानसून भी जो है वो एक तरफ से चलता है, दूसरी तरफ आता है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव है। देखिए, इसमें राष्ट्रीय नीति बनी है। प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस प्रकार से पूरे देश को सड़कों से जोड़ने का चतुर्भुज योजना लाया था, उसी प्रकार से अगर उनकी सरकार कुछ दिनों और रहती तो इस नीति को भी लागू करने का, कि सारी नदियों को एक दूसरे नदियों से जोड़ने का जो है उनकी योजना थी,
महत्वाकांक्षी योजना थी, ठीक है, उसको वो लाने की पूरी योजना बनी थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से वो सरकार चली गई। फिर इसके बाद अभी वर्तमान सरकार ने भी इस विषय पर काफी काम किया है, लेकिन होता क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जब बहुत सारे बदलाव करने होते हैं तो उसका जो पहले जो एक सहमति होती है, राष्ट्रीय सहमति राज्यों के साथ, उसका वो उस पर काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से एक गंभीर समस्या है, मैं मानता हूं, लेकिन सरकार भी जो है यह इस पर चिंतित है, इस पर काम चल रहा है। कई मामलों में सर्वे भी हो रहे हैं कि इसको किस प्रकार से नदियों को, एक नदियों को दूसरे नदियों से जोड़कर नहरों के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से हो, वह जो है जल का जो है विकेंद्रीकरण करते हुए हम इस समस्या को से पूरी तरीके से तो निपट नहीं सकते, लेकिन एक प्रकार से जो उसका नुकसान होता है जान माल का, उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, इस पर योजना बन रही है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में निश्चित रूप से इसमें बेहतर परिणाम आएंगे। लेकिन एक और जो विषय है महत्वपूर्ण है कि इसमें एक राष्ट्रीय सोच और एक उसमें राष्ट्रीय सहयोग की अपेक्षा रहती है। निश्चित रूप से हर राज्य इसमें सहयोग करे और आपसी स्वार्थ को इसमें भुलाना पड़ेगा। जैसे अभी हाल में ही देखिए हमारे बिहार में जब सूखा का संकट आया तो यहाँ पर जो है दूसरे राज्य ने, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने अपने नहरों से पानी देने का काम किया। यहाँ पर पानी दिए गए, जब डिमांड हुआ तो पानी दिए। तो ये जो एक राष्ट्रीय भाव है यह रखना ज्यादा जरूरी है, तभी जाके इन चीजों की का समाधान होगा। जल नल के मामले में भी जो प्रबंधन, जल प्रबंधन की जो बात है, उस पर भी केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय नीति लाकर उसके लिए विशेष बजट देते हुए जल प्रबंधन बेहतर हो, स्वच्छ और शुद्ध जल लोगों को कैसे मिल सके। बात तो वही है ना मनीष जी, कहा तो जाता है लेकिन अमल नहीं हो पाता है पूरी तरीके से। हो रहा है, इसके परिणाम है सामने में आ रहे हैं। आप देखिए जल पर जो है पहली बार आजादी के बाद देश में पहली बार जल पर नीति, जल नीति पर और जल मंत्रालय बनाकर इस पर काम करने का अलग से किया। आप इसको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती। आप परिणाम की बात करती है तो परिणाम आने में समय लगता है। नहीं मनीष जी मैंने इग्नोर नहीं किया इसको, मैंने सिर्फ ये कहा है कि, और जैसे कि हमारे जो वरिष्ठ भी बैठे हैं हमारे साथ में, वो शशिकांत जी को ही वो सुन लीजिए, वो ही कह रहे हैं प्रबंधन की बात, वो भी यही उठा रहे हैं इस चीज को। और मैं इसको डिनाई नहीं कर रही हूँ कि इस पर काम नहीं हो रहा है, मैं ये कह रही हूँ कहीं ना कहीं कोई तो चूक रह रही है, कुछ तो कमी रह रही है, मैं ये बोल रही हूँ। मैं लौटूंगी आपके पास। शशिकांत जी, आपने नदियों को जोड़ने की बात कही थी और आपने ये भी कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस दिशा में पहल की थी, तो क्या यही एक सबसे बेहतर उचित समाधान है जल प्रलय से निपटने के लिए? देखिए ऐसा है कि ये ओनली मार्ग नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि हम क्या देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में, जिसको हम बार बार बोलते जा रहे हैं, जागतिक तापमान बढ़ती जा रही है कि जो टेम्परेचर होना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। आज आप देख रहे हैं कि पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, पूरे का पूरा सूखा में है। 500 साल में पहली बार इतना सूखा हुआ है कि नदियां पूरी सूखी हो चुकी है। अभी पहली बार वो उसका वो तल देख रहे हैं कि भाई पहले क्या 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 होता है नीचे है। तो मैं ये कहने जा रहा हूँ, खाली नदी कनेक्ट करने से मेजॉरिटी काम हो सकता है लेकिन पूरा नहीं है। ये जैसे शुरू में मैंने बोला था कि हमने वजह देखनी है जी, क्यों हो रहा है, और वो वजह है जागतिक तापमान बढ़ की वजह से। जागतिक तापमान बढ़ क्यों हो रहा है कि जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, आप अभी अपने घर से स्टूडियो में आए होंगे, गाड़ी लेकर के आई है, अभी वो सब जगह पे हम आज तक तो फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी इसका इस्तेमाल करके, लेकिन उसकी वजह से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़ी पैमाने पे है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से तापमान में वाढ़ होती जा रही है। आपको ताज्जुब होगा कि इस दुनिया का जो पृथ्वी है, अपना ग्रह है, उसका तापमान एवरेज औसतन तापमान है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो अभी पिछले साल ग्लासगो में मीटिंग हुई थी, उससे पहले COP21 करके पेरिस में हुई थी 2015 में, सभी जगह यही कहा गया कि ये तापमान अभी बढ़ता जा रहा है। अभी इस साल में वो 1.16 डिग्री से बढ़ गया है, यानी कि 15 से 16.16 हो गया है। और बार बार एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं 1.5 डिग्री तक मत जाओ,
अभी आप देख लीजिए 1.16 से हम कितना भुगत रहे हैं, कितनी बारिश हो रही, कितनी बाढ़ आ रही है। एक समय 38, 39 से ऊपर नहीं था, आज वो 41, 42 में जा रहा है। इसी जगह पे जब पहली बार मैं 72 में पोस्टिंग आया था, यहाँ पे पंखे नहीं थे, नॉन फैन स्टेशन था जी। सभी जगह पे होगा, बिहार हो कहीं पर भी हो। ये अगर 30-40 साल पहले जाते हैं तो आपको यही नजर आएगा, क्योंकि तापमान बढ़ता जा रहा है। तापमान बढ़ने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने समुद्र के पानी में एब्जॉर्ब होता जा रहा है जी। समुद्र का पानी मैं क्यों उल्लेख करूंगा अभी, क्योंकि हमारी जो बारिश होती है जी, उसके लिए जो बादल बनते हैं वो हमारे समुद्र के ऊपर से बनते हैं। बिल्कुल सही। अभी वो सब उसकी वजह से क्या हो रहा है, तापमान ज्यादा बढ़ने की वजह से जो बाष्प है, वेपर्स है बादल में, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसकी वजह से बाढ़ क्यों आती है? नॉर्मल बारिश में इतनी बाढ़ बरसों से आ रही बाढ़, आज की बारिश की समस्या नहीं है, लेकिन आज बार बार बाढ़ आती है। क्यों? कि बारिश गिरती है तो ज्यादा पैमाने पे बारिश गिरती है जी, और वो पानी इकट्ठा रखने की हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। तो ये कारण क्यों है? वजह है कि जागतिक तापमान बढ़, जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, वो बढ़ता जा रहा है। और इसको रोकने के लिए हमने अभी, जैसा कि गडकरी साहब बोल रहे थे कि हमारे पास हमने सोलर एनर्जी के, तो यानी कि बैटरी पे चलने वाली गाड़ियां आ गई है, रास्ते पे अभी चलने लगी, ताकि वो जब आएगी बड़े पैमाने के ऊपर तब हमारी ये जो पेट्रोल डीजल, यानी कि ये है कि भागीदारी हमें भी इसमें निभानी होगी इससे निपटने के लिए। आप हर एक इंडिविजुअल ने निभानी होगी जी, बिल्कुल, तब ठीक है। जाके ये कम होता जाएगा। जी बिल्कुल शशिकांत जी, मैं लौटूंगी आपके पास जरा। नीरज जी, क्योंकि आप शशिकांत जी और वाकई में सही भी कह रहे हैं कि भागीदारी तो सबकी होनी चाहिए और सबको निभानी भी चाहिए, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमारे पास ठोस प्रबंधन क्यों नहीं है। और इसके साथ साथ इसमें एक और सवाल मैं ऐड करूंगी कि क्या सुझाव आपकी तरफ से रहेंगे प्रबंधन के लिए? दीपिका, देखें कि अगर हम हिमालयन राज्यों की बात करते हैं तो यहाँ हमेशा से एक बात उठती रही है कि ठीक है, आपको सुख सुविधाओं के लिए, अच्छा जीवन यापन करने के लिए आपको डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट्स हमेशा ये कहते रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी जो हमारे पास धरोहर हैं, जो एसेट्स हैं, वो प्राकृतिक एसेट्स हैं, तो एक सीमा तक ही हम उनके साथ जो है छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है पर्यावरण और विकास के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए। यहाँ जो हम डेवलपमेंट के काम करें, एक्सपर्ट्स कहते हैं, वो हमें उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। चाहे हम सड़क बनाएं, चाहे पुल बनाएं, चाहे इमारतें बनाएं या बांध बनाएं, जो भी चीज बनाएं, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं उनके अनुसार ही बनाएं। हम ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे, अपनी सुख सुविधाओं को, संसाधनों को जुटाने के लिए, रेवेन्यू को जुटाने के लिए अगर उनसे छेड़छाड़ करेंगे, तो आपने उत्तराखंड का हाल देखा ही है। उत्तराखंड पिछले एक अरसे से जो है लगातार आपदाओं को झेल रहा है। उसका बड़ी वजह यह है कि जो एक्सपर्ट्स की कमेटी बनी, जो एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिए, राय दिए, हमने वो बंद फाइलों में रख दी, हमने उस पर अमल नहीं करा। जो हमने सरकारी सिस्टम ने जो काम करना था वो अपने तौर तरीके से करा, फिर उसके हमने जो आपने देखा कि उसके नतीजे भी देख लिए, उसका खामियाजा भी हमने भुगत लिया। तो अगर हम पॉलिसी कोई बनाते हैं, कोई नीति बनाते हैं, कोई कायदे कानून बनाते हैं, अगर उसको हम उस रूप में अगर इंप्लीमेंट नहीं कराएंगे तो उसका रिजल्ट आना अगर अनुमान लगाएंगे तो एक किस्म से बेईमानी सा लगता है। वो एक नंबर एक बात ही होगी। दूसरी बात यह है कि जल प्रबंधन की बात है, ये बहुत अहम विषय है। मैंने पहले भी बोला कि इस पर जो है, ठीक है, नदियों को कनेक्ट करने के अलावा हमारे को और भी दूसरे विकल्प भी तलाशने होंगे कि एक तरफ तो जल परले से जो है तराई तराई मच रही है और बहुत मतलब जान माल की हानि हो रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है पानी की वजह से, पानी के अभाव में जो है खेती किसानी हमारी खत्म हो रही है, जमीनें हमारी खत्म हो रही हैं, या और लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है, जान माल की हानि हो रही है। तो दोनों चीजों में बहुत जमीन आसमान का एक बड़ा अंतर है। तो इस अंतर को पाटने के लिए हमारे पास पानी भी है, एक जगह पानी है और एक जगह पानी नहीं है। तो इसको पाटने के लिए मतलब कुछ ना कुछ हमें नीतियां बनी हुई है, जल संसाधन मंत्री भी बना हुआ है, मंत्रालय भी बना हुआ है, जल नीति भी बनाते हैं, सब चीज बनाते हैं। फिर हम उस तरीके से
मतलब उस तरीके से हम काम क्यों नहीं कर पा रहे? अब तो बिल्कुल, टेक्नोलॉजी भी नीतियां जो भी है बनी है, नई नई आ मंत्रालय गई भी है, बना, बहुत नई लेकिन उस चीजें आ तरीके से गई काम हैं। नहीं उनको हो रहा है। किस इस तरीके से पर जमीन पर जितना काम करने की जरूरत है, मनीष जी, अब निरंतर काम इस पर करना होगा, क्योंकि एक छोटा सा भी ब्रेक फिर वही स्थिति पहले जैसी हो जाएगी। देखिए दीपिका जी, हमने कोविड के काल में जो अभी अब हमारे स्पेशलिस्ट जो कह रहे थे, शशिकांत जी कह रहे थे, मैं उनकी बातों को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। जी। देखिए हम लोगों ने कोविड टाइम में हम लोगों ने देखा था ग्लोबल वार्मिंग का जो था वो उसमें कितना ज्यादा गिरावट हुआ था। उसके कारण क्या थे? हमको उससे सबक लेना पड़ेगा कि इन सबके समाधान आखिर में है कैसे, किस तरीके से। ये जो विकासवाद है और इस प्रकार से जो शहरीकरण हुआ है, उसके दुष्परिणाम हम सभी लोगों को देखने को मिले हैं। ये कहीं न कहीं विकास का ही कारण है, जैसा कि बता रहे हैं कि जितने मुझे याद है उस ज़माने में जब किसी ज़माने में उत्तराखंड में कांग्रेस के एक मंत्री हुआ करते थे, जो अचानक आई बाढ़ में वो ढह गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में किस प्रकार से वहां पर अटल जी की सरकार में उस राज्यों में पुल-पुलिये बने, काफ़ी पुल बने, बनाए गए। देखिए ये एक ऐसी समस्या है जिसका निदान जो है वो थोड़ा-सा आप अगर उस पर बैठेंगे, ये सारे स्पेशलिस्ट आपके साथ बैठे हुए हैं, तो कहने में बड़ा आसान लगता है। लेकिन क्या है कि ये एक ऐसी चुनौती है जिस चुनौती को हर एक-एक व्यक्ति को एक-एक जगह पर हर क्षण स्वीकार करना पड़ेगा। और जब तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो सिर्फ सरकार की योजना बना देने से, बजट फंडिंग कर देने से, एक पॉलिसी बना देने से ही सिर्फ इसकी समझ मतलब कम हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं निश्चित रूप से, लेकिन बिल्कुल एक बिल्कुल पूरा मनीष जी, समाधान चुनौती तो है, लेकिन इस नहीं चुनौती निकल से सकता, निपटा जा सकता है। बहरहाल नहीं बहुत बहुत निकाला शुक्रिया जा आप सकता। सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। देखिए, बरसाती 4 महीने बीत जाएंगे, फिर सब ढर्रे पर आ जाएगा। इसी सोच के साथ हम हर बार मॉनसून में तबाही के मूक दर्शक बनकर रह जाते हैं, और कहीं बाढ़ आई है तो कहीं सूखा पड़ा है। अब ऐसे में सुनियोजित जल प्रबंधन की बड़ी जरूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि बाढ़, भूस्खलन, सूखे के हालातों से निपटने के लिए कारगर कदम उठाना ही होगा, तब इससे निपटा जा सकता है। इसी के साथ आज की चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।